क्या होगा अगर आप एक ऐसे सड़क से जा रहे हो जो कि एक घाटी से होके गुजर रहा हो और दोनों तरफ सिर्फ आपको पेड़ नजर आ रहा हो और बिल्कुल रात का 1 बजे का वक्त, बिल्कुल ही अंधेरा और वहां पर कोई भी रोशनी नहीं और आप ये गाड़ी से जा रहे हो और आपका गाड़ी बीच रोड पर बंद हो जाए और उसी वक्त हल्की हल्की बारिश भी हो रही हो, तो उस वक्त अगर आपको किसी भी तरीके का आपके कान में रोने का अगर आवाज आएगा या फिर किसी के चिल्लाने का आवाज आएगा तो आप उस वक्त क्या फील करोगे। तो ये कहानी है मेरे एक इंस्टाग्राम के सब्सक्राइबर का जिनका नाम है नरेश जी। आप यहाँ पर चैट देख सकते हो उनके साथ जो मैंने डिस्कशन किया। देखिए ये कहानी है जमशेदपुर से रांची जाते हुए NH33 के रोड का, करीबन दिसंबर 2022 का। देखिए इस कहानी में क्या होता है ना, एक नरेश जी हैं, वो क्या करते हैं, वो एक सपोज करो समझ कर चलो वो एक 28 से 30 साल के आसपास ये लड़का टाइप का ही व्यक्ति है जो कि पहली बार नौकरी के लिए जाता है एक टूर एंड ट्रैवल एजेंट कंपनी में और वहाँ पर जाकर के एक कैब ड्राइवर के पोजीशन में ये अपना पहला जॉब जाकर के लेता है। तो ये जो पहला महीना था नरेश जी को, जो गाड़ी का ओनर था, जो कंपनी था, सिर्फ जमशेदपुर में ही चलाने का परमिशन दिया था और जितना भी जमशेदपुर से जो लोकल का जो भाड़ा आता था वही नरेश को देता था और उसको बाहर का कभी भी नहीं देता था। और जो नरेश है वो एक मिडिल क्लास का, एक सामान्य घराने का एक लड़का है। देखिए वो कभी बाहर तक नहीं गया था, हमेशा जमशेदपुर में ही रहता था। उनके फादर नहीं थे, इसलिए थोड़ा सा फैमिली के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस भी था। अब क्या होता है, देखिए 1 महीने करीबन आसपास करीबन पूरे होते हैं तो अचानक एक दिन 2 बजे दोपहर में उनके जो मालिक थे नरेश को फ़ोन करते हैं और उसको कहते हैं कि एक आया है कैब का रिक्वेस्ट और लेकर के जाना है रांची। यहाँ पर जो जमशेदपुर टाटा में एक फैक्ट्री है, उसी फैक्ट्री का अब नाम नहीं बता सकता हूँ, वो बोले थे नाम नहीं बताने के लिए। देखिए वो फैक्ट्री के 2 ऑफिसर हैं, उनको जाना होता है रांची और शाम को 6 बजे उनका फ्लाइट होता है। जमशेदपुर से रांची का जो डिस्टेंस है वो करीबन 125 से 130 किलोमीटर के आसपास है, जहाँ पर जो ओनर है उसको बताया कि 3 घंटा के आसपास तुमको लगेगा। तो जब नरेश को पता चलता है कि अब उसको 3 बजे के आसपास बुलाया गया है, वो लोग बुलाए हुए हैं, मैं जमशेदपुर से लेकर के रांची में उसको पहुंचा दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा 6 बजे शाम तक और 6 बजे शाम को मैं अपना वहां से रिटर्न होकर के 9 बजे तक आराम से घर पहुंच जाऊंगा और घर में अपना डिनर वगैरह करके आराम से फैमिली के साथ पहुंच जाऊंगा। तो घर में बता देता है कि नहीं चिंता की कोई बात नहीं, मैं टाइमली अपना 9 बजे तक घर आ जाऊंगा, क्योंकि रात में भी उनकी मदर थी, वो थोड़ी बूढ़ी थी, तो उनका देखभाल के लिए भी नरेश का मदद का जरूरत पड़ता था। तो नरेश बोलता है कि ठीक है सर, मुझे ये वाला आप दे दीजिए काम। तो 3 बजे एकदम शार्प, देखिए बहुत ही पंचुअल था ये नरेश। 3 बजे के आसपास वो चला जाता है जमशेदपुर में, वो ऑफिस के बाहर में, वहां पे 2 ऑफिसर को उनको रिसीव करना था नरेश को। एक ऑफिसर का नाम था देवेंद्र और दूसरे ऑफिसर का नाम था मनोज, और दोनों को लेकर के ये अपना जमशेदपुर से वाया NH33 का मेन रोड को, हाईवे को पकड़ता हुआ, नेशनल हाईवे, वहां से जमशेदपुर से अब रांची की तरफ जाने लगता है। तो जैसे ही वो लोग NH33 के ऊपर पहुंचते हैं उसी वक्त देवेंद्र को याद आता है कि उन्होंने अपना एक एफिडेविट, एक ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट कागज है, उसको नहीं लिया है और उसके बिना जाना, ट्रैवल करना उनके लिए कारीगर नहीं होगा, क्योंकि उनको जहां जाना था वो एफिडेविट का उनको सख्त जरूरत पड़ने वाला था। तो ये लोग नरेश को बोलते कि गाड़ी को घुमा लो, हम लोग चलते हैं, जो देवेंद्र का घर है वहीं पर चलते हैं और वहां से वो पेपर को तुरंत लेकर के वापस अपना रांची की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर नरेश गाड़ी को रिटर्न लेता है, वापस से जमशेदपुर जाता है, देवेंद्र के घर पहुंचता है ये लोग, और वहां से देवेंद्र अपना कागज को लेकर के ये लोग वापस से अपने डेस्टिनेशन यानी रांची की तरफ NH33 की ओर बढ़ जाता है। वहां पर पहले जो नरेश था वो सोचता है कि यहाँ से अगर मैं बढ़ जाऊंगा, NH को पकड़ लूंगा, फिर पेट्रोल पंप पता नहीं मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वो पहली बार जा रहा था। तो वो क्या सोचता है कि पहले पेट्रोल में भरवा लेता हूँ। तो वो पहले क्या करता है, पेट्रोल भी भरवाने के लिए जाता है और पेट्रोल का भी लाइन थोड़ा सा वहाँ पे लंबा रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा देर हो जाता है उसको, क्योंकि वो जो महीना था दिसंबर महीना था, कड़कड़ाती ठंड का मौसम था, रात को तो और ज़्यादा ठंड होने वाला था।
तो यहाँ पर वो क्या करता है, तेल को ले लेता है और उसी दिन हल्की हल्की बारिश भी हुई थी। तो वहाँ पर वो लोग पेट्रोल भरा लेते हैं और उसके बाद वापस NH-33 को पकड़ते हुए रांची की तरफ ये लोग मूव करते हैं। इन सब में इन लोगों का करीबन 30 से 40 मिनट का इन लोगों का टाइम थोड़ा सा यहाँ पे वेस्ट हो गया। तो यहाँ पर ये लोग सोचे कि गाड़ी को जल्दी चला करके हम लोग इस टाइम को पास कर लेंगे। ये लोग रांची पहुँचने का सोच रहे थे, 6 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे, लेकिन लेट होने की वजह से अब वो लोग पहुँचते हैं करीबन 6:30 बजे के आसपास। अब 6:30 बजे के आसपास तो पहुँच गए, लेकिन इन दोनों जो देवेंद्र और मनोज जी का जो फ्लाइट था वो 6:15 के आसपास का था। इन लोग का फ्लाइट मिस हो जाता है। तो अब फ्लाइट मिस हो गया है, दूसरा फ्लाइट कोई था नहीं। एक ये लोग पता करते नेट के ऊपर ट्रेन है जो कि 10 बजे के आसपास उन लोग को मिल सकता है। तो ये लोग वापिस से नरेश को बोलते हैं कि चलो रेलवे स्टेशन पे जाकर के टिकट का बंदोबस्त करेंगे हम लोग। तो ये लोग जाते हैं, रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंच करके इन लोगों को पता चलता है कि टिकट का नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उस दिन पूरा बुकिंग था और ऐसे भी ट्रेन का टिकट मिलना उतना ईजी नहीं होता है। और ये लोग ऑफिसर क्लास थे, ये लोग को एसी चाहिए था, स्लीपर क्लास मिनिमम चाहिए था, रिजर्वेशन में ही जाने वाले थे, जनरल में ये लोग जा नहीं पाते। तो ये लोग बोलते हैं नरेश को, नरेश एक काम करो, देखो यार तुम अभी घर ही जाओगे ना, घर मत जाओ, इससे अच्छा तुम यहीं पर रेलवे स्टेशन पे अभी रुको। अगर 10 बजे तक अगर मेरे ट्रेन का मुझे टिकट मिल जाएगा तो अच्छी बात है, हम लोग अगर चले जाएंगे तो तुमको एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, तुम यहीं पे रुक जाना। और अगर हम लोग नहीं जा पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि यहीं पर एक होटल ले लेंगे, वहीं पर अपना रूम ले लेंगे, तुम्हारा भी एक रूम दे देंगे और तुम आज रात को यहीं स्टे कर जाना, अभी रात में कहाँ जाओगे। तो नरेश बोलता है कि ठीक है भैया। जब वो लोग आ रहे थे वहाँ से जमशेदपुर से, तो वो दोनों का भी स्वभाव बहुत अच्छा था, है ना। नरेश से बातचीत करते हुए आ रहे थे तो काफ़ी फ्रेंडली एक इन लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग जनरेट हो चुका था। तो बोलता है कि ठीक है भैया। तो पैसे का थोड़ा सा लालच भी इसके मन में आ गया था कि भाई थोड़ा सा पैसे मिल जाएंगे तो थोड़ा सा घर में भी मैं दवाई और सब चीज़ों में मदद कर पाऊँगा। तो नरेश राजी हो जाता है। तो 10 बजे तक क्या होता है ना कि इन लोग को टिकट टीटी से मिल चुका रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने ट्रेन के ऊपर बैठ करके ये लोग निकल जाते हैं और नरेश बाहर ही रह जाता है, नरेश को लोग बता नहीं पाते हैं। तो ये लोग फ़ोन पे नरेश को बोल देते हैं कि नरेश मिल नहीं पाए, सॉरी, हम लोग अगली बार जैसे ही जमशेदपुर पहुंचेंगे हम लोग तुमको एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे जो हम प्रॉमिस किए थे तुमको। तो अब यहाँ पर नरेश तो पैसे लेके गया नहीं था, तो अब नरेश सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, अब तो यहाँ होटल लेके मैं रह नहीं सकता हूँ। तो नरेश सोचता है कि वापस से हमको निकलना चाहिए यहाँ से। उस वक्त तक 10:30 के अराउंड हो चुका था। अब इसको भूख भी लग चुका था, क्योंकि दोपहर में भी खाना नहीं खाया था, शाम में भी खाना नहीं मिला। तब उसको लगा कि थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, कुछ एक लाइन होटल या फिर छोटा सा एक ढाबा वगैरह के ऊपर रुक करके कुछ हम लोग खा लेते हैं, वो ये सोचता है। और रात में बारिश भी हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड था, थोड़ा थोड़ा धुंध भी आना रात को। अगर आपको मालूम होगा, अगर आप कभी रात में ड्राइव करने के लिए गए हो तो आप अक्सर देखते होगे कि 10:30 बजे के बाद से थोड़ा सा नाइट विजन का प्रॉब्लम आने लगता है, धुंध कोहरा भरने लग जाता है रोड के ऊपर। तो ये क्या करता है, अब आगे बढ़ता है, इधर उधर खोजता है, कुछ लोगों से पूछता है, तो किसी तरीके से इसको एक ढाबा का पता चलता है। 11:30 के अराउंड हो चुका था। खोजते खोजते पहुंचता है, खाना ऑर्डर देता है, रोटी दाल वगैरह, ठीक है। और ढाबा के ऊपर तो बन करके ही मिलता है, पुराना मिलता नहीं है खाना। तो मिलते मिलते इसको करीबन 12:30 के आसपास बच जाता है। खाते खाते ये करीबन 12:30-1 के अराउंड रांची से ये फ्री होता है खाना खा करके। अब इसके साथ जो आगे जमशेदपुर के सफ़र में होने वाला है ना, इसके बारे में इसको कोई अंदाजा नहीं है। तो अब देखिए, ये वहाँ से खाना खा करके रांची से निकलता है जमशेदपुर की तरफ और NH-33 को पकड़ते हुए ये थोड़ी देर ड्राइव कर रहा होता है। रात में एकदम ही विजन का प्रॉब्लम आता रहता है, बिल्कुल डेंस कोहरा रहता है और रोड थोड़ा दूर तो रांची के बाद थोड़ा सा तो है वहाँ पे, है ना, चहल पहल थोड़ी सा रहता है, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद नेशनल हाईवे के ऊपर वहाँ पर क्या होता है कि एक घाटी टाइप का आने लग जाता है, जहाँ पर दोनों बाजू में अगर आप देखोगे रोड के इस साइड और इस साइड सिर्फ पेड़ हैं,
पेड़ हैं, बीच से बस एक रोड गया हुआ है और उस रोड के ऊपर प्रॉपर लाइटिंग भी नहीं है और उसके साथ में बारिश भी हो रहा था। इसके वजह से नाइट में तो बिल्कुल ही विजन नहीं था और रोड पे भी उसको लगा था कि शायद कुछ तो गाड़ी चल रहा होगा नेशनल हाईवे के ऊपर, लेकिन उस रात में गाड़ी बहुत ही कम था, 9 के बराबर था। अब रोशनी का सिर्फ एकमात्र उसके लिए साधन बचा हुआ था, उसकी गाड़ी का हेडलाइट। बस हेडलाइट से जो उसको लाइट मिल रहा था, बस उसी लाइट के भरोसे पर वो गाड़ी को चला रहा था, ज़्यादा उसको दिख भी नहीं रहा था। करीबन 15 से 20 मिनट 30 मिनट के आसपास वो गाड़ी चलाया होगा और वो एक घाटी के आसपास पहुंचता है और जैसे ही वहाँ पे वो पहुंचता है ना, वो महसूस करता है कि उसका जो हेडलाइट है गाड़ी का, उसका जो ब्राइटनेस है, जो लाइट है, वो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, उसका ब्राइटनेस लो होता जा रहा है, विजिबिलिटी उसके लिए और कमजोर होता चला जा रहा है। दोनों तरफ देखने के ऊपर पिच ड्रॉप साइलेंस है और सिर्फ अंधेरा पेड़ का नजारा है और उस रोड के ऊपर वो अकेला गाड़ी को लेकर के चला रहा होता है। वहीं पर वो क्या करता है, अपने हेडलाइट को थोड़ा बढ़ाने का कोशिश करता है कि शायद यहाँ पर कुछ इशू आ गया है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करता है, उसको कुछ नहीं सॉल्यूशन मिलता है उसको। वो क्या करता है, गाड़ी को रोकता नहीं है, गाड़ी को चलाता रहता है क्योंकि उसको डर भी लग रहा होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार 28 साल का ही 28 से करीबन 30 साल का ही लड़का है, तो बिल्कुल ही नया जगह पर गया हुआ है, पहली बार चला रहा है, उसको डर तो लगेगा ही लगेगा। अब वो जैसे ही थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ने लगता है ना, उसका लाइट और कमने लग जाता है और एक पॉइंट आते आते उसका लाइट इतना कम हो जाता है कि अब उसके लिए आगे का देख पाना बहुत टफ हो गया है। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है और उसका गाड़ी अचानक थोड़ा सा आवाज करता है और अचानक ही बंद हो जाता है। वो गाड़ी के चाबी को घुमा करके स्टार्ट करने का कोशिश करता है, उसको लगता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया है, उसको ठीक करने का कोशिश करता है, चालू नहीं होता है और उसको तो पता है कि तेल तो पूरा लिया हुआ है, क्योंकि तेल तो वो जब जमशेदपुर से निकला था, जमशेदपुर से वो पूरा अपना टंकी को फुल करके निकला, तो तेल का इशू आ नहीं सकता है। गाड़ी भी सर्विसिंग अभी रिसेंटली किया हुआ था, तो उसको समझ ही नहीं आता है कि प्रॉब्लम आखिर हो क्या रहा है। बहुत कोशिश करता है, गाड़ी बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है, बस वो ऑन करता है, हल्का सा गाड़ी आवाज़ करता है और वो बंद हो जाता है। बिल्कुल ही कोशिश करने के बावजूद भी वो गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था, उसको बेचैनी हो रहा था, उसको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होने लगा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो उसके अंदर बेचैनी आ रहा था, अकेले था, डर रहा था, अंधेरा हो चुका है, उसको नया जगह है, बिल्कुल ही एक सड़क है जहाँ पर सिर्फ पेड़ है, अंधेरा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे वो। तो वो क्या करता है, तुरंत अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है, सोचता है कि अपने मालिक को तुरंत फ़ोन करके बताता है ताकि वो एक दूसरे ड्राइवर से अपना एक दूसरा गाड़ी को मंगवा सके। वहाँ पर जैसे ही फ़ोन लगाने के लिए मालिक को लेता है, तो वहाँ पे देखता है कि उस दिन 22 दिसंबर 2022 का डेट था और वहाँ पे देखता है आ रहा था 22 दिसंबर 2024, यानी कि करीबन 2 साल के आगे का वहाँ पे डेट शो हो रहा था। लेकिन उसको वो नज़रअंदाज करता है एक पल के लिए, क्योंकि उस वक्त बहुत बेचैन रहता है। उस वक्त आप भी अगर रहोगे ना तो उस वक्त उतना ध्यान नहीं दोगे। देखा एक पल में, फिर ओझल हो गया और वो तुरंत हड़बड़ी में था, वो तुरंत फ़ोन किया अपने मालिक को फ़ोन करके अपना बताता है कि सोचता है कि मैं बताऊं और उसे मदद लूं, लेकिन यहाँ पर जब फ़ोन करने के लिए जाता है तो बिल्कुल ही उसका फ़ोन नहीं लगता है। ऐसे करके देखता है कि क्या कारण है, तो देखता है फ़ोन में कोई भी नेटवर्क नहीं है। वो 3-4 बार बंद करके उसको ऑन करने की कोशिश करता है तो वो मोबाइल ऑन भी नहीं होता है। तो उसका टॉर्च का भी रोशनी जो एक मोबाइल में उसके लिए हो सकता था, वो भी अब उसके पास नहीं था। अब वो उसको समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे उस पल में, क्योंकि अब उसके पास ना मोबाइल है, ना कोई सड़क के ऊपर कोई आ रहा है जा रहा है, गाड़ी भी बंद हो चुका है, बारिश हल्की हल्की हो रही है, बिल्कुल कोहरा है, पेड़ है, जंगल है, उसको कुछ समझ भी नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। अब वो बिल्कुल ही परेशान, डरा हुआ हो जाता है। इधर उधर वो निकलने से भी डर रहा था गाड़ी से, लेकिन गाड़ी से ही थोड़ी इधर एक डायरेक्शन में वो देखता है, पेड़ सब के बीच में एक पतला सा एक पाथ टाइप का बना रहता है और उसी पाथ के कोने पर उसको नजर आता है थोड़ी दूर वहां पर उस रोड में, उस कच्चे सड़क पे, कि एक हल्का सा एक रोशनी नजर आ रहा है, जिसको कि देख के इसको लगता है कि शायद वहां कोई घर है।
तो ये सोचता है कि अगर मैं वहाँ होते हुए अगर मैं उस घर तक पहुँच पाऊँ तो वहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं उनसे कुछ मैं मदद ले पाऊँगा। कम से कम इतना तो कर लेंगे कि उनसे मोबाइल ले लेंगे और अपने मालिक को मैं खबर कर दूंगा, मालिक मेरे को भेजने लाने के लिए कोई ड्राइवर का इंतजाम कर देंगे। अब उसको गाड़ी से निकलने में थोड़ा डर लग रहा था और बिल्कुल सुनसान जगह था, लेकिन किसी तरीके से थोड़ी देर हिम्मत जुटाते वो गेट को ओपन करता है और गेट से जब बाहर निकलता है ना, उसके सामने कुछ दिख तो नहीं रहा है उसको, लेकिन उसके कानों में इस तरीके का आवाज़ उसको फील होने लगता है। बिल्कुल ही शार्प ये का आवाज़ था जो कि गाड़ी से उतरते के साथ इसके कान में बजना शुरू हो गया। पीछे से उसको लग रहा था कोई कर रहा है और ये औरत का आवाज़ इसको आ रहा था। लेकिन इसको लगता है कि अभी मैं यहाँ अगर रुकूंगा भी ना तो मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे गाड़ी पे रुकने में। भलाई इसी में है कि उस घर तक मैं चला जाऊँ और वहाँ से फ़ोन लेकर के मैं अपने मालिक से बात कर पाऊँगा। तो ये किसी तरीके से गाड़ी को बंद करता है, चाबी से लॉक करता है और वहाँ पर हिम्मत जुटाता हुआ उस पतले से कच्ची सड़क से होता हुआ उस घर की तरफ जा रहा था। नरेश को अभी तक पता भी नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है और उसके साथ अब उस घर में क्या होने वाला है। जैसे ही वहाँ उस घर तक पहुँचता है ना, एक पुराना सा घर है, छोटा सा घर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जब उस घर को देखता है उसका पेंटिंग वगैरह ब्लू कलर में रहता है, उधड़ा हुआ पेंटिंग है, पुराना टाइप का है। बिल्कुल ही लगता है कि 30-40 साल से उसका कोई मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है। और उसके बाहर जब वो उस घर के बाहर देखता है तो उसको नज़र आता है कि कुछ पक्षियाँ मरा हुई गिरे पड़े हुए हैं। उसको लगता है कि शायद कुछ होगा, क्योंकि वो इतना डरा हुआ रहता है ना कि उस वक्त उसको दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। उसको बस एक ही चीज़ पता रहता है कि बस मैं वहाँ अगर पहुँच जाऊँगा तो उनसे फ़ोन लेकर के बात कर पाऊँगा। बस उसी फिराक में नरेश सब चीज़ को नज़रअंदाज करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। वो घर में दो गेट का एक गेट इस तरीके का, एक गेट इस तरीके का, बीच से खुलने वाला वो गेट था, बीच में उसका कुंडी लटक रहा था, पुराने ज़माना का वो डोर था। ये क्या करता है, उस कुंडी को किसी तरीके से जाकर के खटखटाता है। कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है अंदर से, किसी के बोलने का नहीं, लेकिन उसको लगता है कि किसी के औरत और 3-4 औरत और एक बच्चे का रोने का आवाज़ आ रहा है। उसको जो रोने का, बिलखने का जो आवाज़ आ रहा था उसको अब पीछे से आने लगता है। वो पीछे की ओर देखने की कोशिश करता है कि पीछे कौन है, कहाँ से ये आवाज़ आ रहा है। जैसे ही वो पीछे पलट के देखने लगता है ना, अचानक ही आगे से वो किवाड़ खुलता है और किवाड़ जब खुलता है एक व्यक्ति वहाँ पर एक डंडा के सहारे चलते हुए वो गेट को खोले थे। और जब वो उसके तरफ देखता है तो अंदर में सिर्फ 2-4 मोमबत्तियाँ जल रहा था, क्योंकि और कोई रोशनी का साधन नहीं था उस घर में, लाइट भी कटा हुआ उसको प्रतीत हुआ। तो नरेश उसको बोला कि दादाजी मुझे ना मेरा गाड़ी यहाँ पे ख़राब हो गया है, मुझे अपने मालिक को ज़रा फ़ोन करना है, क्या आप अपना फ़ोन दे सकते हैं? मेरा फ़ोन ऑफ़ हो गया है, ऑन नहीं हो रहा है, कोई भी साधन मुझे नहीं मिल रहा है अपने मालिक से कांटेक्ट करने का, मेरा गाड़ी यहाँ फंस गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। और वो घर में देखता है, वो घर थोड़ा अजीब टाइप का था, ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, बस मोमबत्तियाँ थी, एक पुराना सा एक बेड टाइप का लगा हुआ था। जो बूढ़ा आदमी था वो उसको थोड़ा घूरते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं शांति से, और इसको लगा कि हो सकता है ये मुझे देखना चाह रहे हैं कि मैं कोई क्रिमिनल वगैरह तो नहीं हूँ ना। तो फिर जब वो बूढ़ा उसको देखता है तो उसको बोलता है कि बेटा हमको तो मोबाइल चलाना नहीं आता है, और अपना एक पीछे ऐसे इशारा करता है। और जब वो पीछे देखता है बूढ़े व्यक्ति के तो वहाँ देखता है एक 12-13 साल के आसपास का एक छोटा सा लड़का खड़ा है, और वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा था। और वो उसका जो लड़के का हुलिया था बहुत अजीब टाइप का था, क्योंकि वो जो लड़के का आँख था थोड़ा बड़ा टाइप का था और बीच में उसका थोड़ा लाल टाइप का लग रहा था। लेकिन इतना ज़्यादा नरेश डरा हुआ था कि वो ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा होता है। तो नरेश बोलता है कि ठीक है दादाजी, तो बच्चे से थोड़ा सा एक नंबर मैं दूंगा, उस पर कॉन्टैक्ट मेरा करा दीजिए, ज़रा बात करा दीजिए मेरा। बच्चे को ऐसे इशारा करता है, बच्चा कुछ बोलता नहीं है, बच्चा बस एक मोबाइल लेकर के आता है और ऐसे उसको देता है। और वो जो मोबाइल था उसमें भी जब नरेश देखता है तो कोई नेटवर्क नहीं रहता है।
तो बूढ़ा बोलता है कि बेटा लगता है बारिश हो रहा है इसलिए अभी नेटवर्क नहीं है, तुम एक काम करो अभी रात को कहाँ जाओगे, आज रात में तुम अभी यहीं पे रुक जाओ, जब बारिश कम होगा तो तुम अपने मालिक को कॉल कर लेना और कॉल करके बता देना कि यहाँ पर है और वो वहाँ से चल करके तुमको आकर के यहाँ से लेकर के चले जाएंगे। तो मेरा ये नाती था, नाती के साथ मैं रह रहा हूँ और यहाँ कोई है नहीं, तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम आराम से अंदर कमरे में जाकर के आराम करो और फिर अपना जब जैसे ही अपने मालिक से बात होगा अपने चले जाना। तो नरेश को लगता है कि बाहर जाने से अच्छा है कि इसी घर में अगर थोड़ी पल में अगर रुकने का मिल चुका है तो यहीं पर थोड़ी देर इंतज़ार मैं कर लेता हूँ, क्योंकि बाहर जाऊँगा तो पता नहीं कुछ लोग आकर के गाड़ी को मेरे से छीन लेंगे, क्योंकि गाड़ी खोल करके बैठा रहेगा तो कोई आएगा तो उस पर अटैक कर सकता है, तो इसको अपनी जान का भी थोड़ा सा खतरा था। तो नरेश बोलता है ठीक है दादाजी मैं बस कुछ घंटे रुक जाता हूँ यहाँ पे। तो दादाजी बोले जाओ उस रूम में जा करके तुम अपना आराम कर लो। जब उस रूम में एंटर करता है तो वहाँ देखता है कि बस एक छोटा सा खिड़की है जो कि बंद है, पुराने ज़माने का खिड़की था और एक छोटा सा चारपाई टाइप का लगा हुआ था और बड़ा पुराना टाइप का वो कमरा उसको लग रहा था। तो उसको लगा मुझे ही क्या करना है, थोड़ी देर आराम कर लूँगा, मुझे बस रुकने के लिए मिल गया वही बहुत बड़ी बात है। तो वो जाता है जाकर के उस चारपाई के ऊपर जाकर के लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद अचानक उसके कमरे के ऊपर कोई नॉक करता है, एक देखता है तो वही लड़का आगे खड़ा था, एक बर्तन में उसके लिए खाना लेकर के आता है। ठीक है, तो वो उसको देता है, तो वो तो खाना नरेश ऑलरेडी खा चुका था, तो अब वहाँ पे मना करता है वह उस बच्चे को, लेकिन वो बच्चा कुछ बोलता नहीं है, बस वो बर्तन को नरेश के तरफ वो ऐसे बढ़ा देता है। तो अब वो कुछ बोल ही नहीं रहा था तो नरेश को समझ में नहीं आता है, तो उस लड़के से बर्तन को बस लेता है नरेश और जा कर के अंदर अपने बेड के पास जा कर के रख देता है। थोड़ी देर लेटा रहता है नरेश, उसको थोड़ी देर के बाद थोड़ा कुछ प्यास टाइप का लगता है, थोड़ा सा पानी मांग लेते हैं बाहर जाकर के। बाहर जो रूम होता है उस रूम में जाने के लिए वो जाता है। जैसे ही वो नरेश पर्दा को हटाता है वो देखता है कि उस कमरे में वो छोटा सा लड़का बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक इंसान का कटा हुआ हाथ था और उस कटे हुए हाथ को वो बच्चा अपने मुंह से उसको चबा चबा के उसको निचोड़ निचोड़ के खा रहा था। इसको देखते हुए नरेश का होश उड़ जाता है। उस पल में नरेश को लगता है वो उसके आंखों का धोखा है, क्योंकि ये सच नहीं हो सकता है, एक छोटा सा बच्चा ये क्या कर रहा है। वो जैसे ही उसके ऊपर देखता है, लड़का उसके तरफ देखता है इस तरीके से खाते हुए, नरेश बिल्कुल उसके बॉडी में बिल्कुल ठंडी, पूरा बॉडी ठंडा होने लग जाता है। नरेश कुछ नहीं सोचता है, तुरंत पर्दा को बंद करता है और अपने रूम में जाकर के अपने चारपाई के ऊपर तुरंत जाकर के बैठता है कि अरे बाप रे ये मैंने क्या देख लिया। नरेश को अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं और ये जो मैं देखा हूं क्या वो सच है या गलत है। तो वो इसको वेरीफाई करने के लिए पता है क्या करता है, वो जो खाना उसके बगल में लड़का दे करके गया था, वो जो रखा था, उसको जाकर के उस बर्तन को धीरे से ओपन करके देखता है कि उसके प्लेट में क्या है, क्योंकि उसको लगता है कि ये लड़का नहीं खा रहा हो, कुछ और खा रहा हो, उसके आंखों का धोखा बस हो गया कि कोई डरा हुआ है। तो ये अपने बर्तन को धीरे से जैसे ओपन करता है ना नरेश, तो वहाँ पर इंसान का उंगलियाँ था, ढेर सारे उंगलियाँ का ढेर था उस बर्तन के अंदर। उसको देखता हुआ नरेश को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ फंस चुका हूँ। वो बाहर नहीं जा सकता है, तो एक छोटा सा जो खिड़की था उस रूम में, उस खिड़की को किसी तरीके से खोलता है, वो जाम था। उस खिड़की के बाहर देखने की कोशिश करता है कि शायद इसके थ्रू मैं बाहर निकल सकूँगा। जैसे ही वो खिड़की खोलता है ना, तो वो देखता है वो जो बूढ़ा आदमी जो गेट खोला था वो एक गड्ढा को खोद के उसमें से हड्डियाँ निकाल रहे थे और हड्डियाँ निकाल के उस घर का जो मेन डोर है उसके तरफ चले गए। नरेश वो सब देख करके नरेश का पसीना निकलने लगा था। नरेश को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा था, बिल्कुल लंबी लंबी वो सांस ले रहा था और धीरे धीरे जो का आवाज़ था ना वो भी आना शुरू हो चुका था। अब उससे रहा नहीं गया नरेश से। नरेश सोचा कि एक काम करता हूँ, गेट को जा कर के देखता हूँ, गेट से शायद कुछ मुझे नज़र आ जाए और वो लोग अगर एक पल के लिए भी अगर हटेंगे उस रूम से, कहीं निकलेंगे, तो वो गेट से तुरंत निकल के भागेगा। वो जो गेट था ना
गेट में एक छोटा सा यहाँ पे एक मिरर टाइप का लगा हुआ था, ग्लास टाइप का लगा हुआ था आर पार देखने के लिए। तो उस ग्लास से वो देखने के लिए जाता है। वो जब देखता है ग्लास से तो उसको कुछ बाहर नहीं नज़र आ रहा होता है, मतलब उसको लगता रहता है कि वो दोनों नहीं बैठे हुए हैं, वो दोनों कहीं चले गए। तो इसको लगता है हो सकता है वो लोग कहीं गए होंगे, यही मोमेंट है। इसी वक्त वो गेट सोचता है, प्लान बनाता है कि गेट खोल करके वो किसी तरीके से इस घर से भागे। वो उस नर्क से निकलना चाह रहा था। तो वो गेट को खोलता है और वो पर्दे को हटा के तुरंत भागने के लिए जैसे निकलता है ना, वो देखता है वो बूढ़ा आदमी उसके सामने बैठा हुआ है और एक वहाँ पर एक लाश है, एक औरत का लाश है। और उस औरत के लाश में जो दोनों हाथ है वो कटा हुआ है और वो जो बच्चा था उसी लाश के पास बैठा हुआ है। और वो जो बूढ़ा आदमी था वो हड्डी को लेकर के उस औरत के शरीर में एक हैमर से उसको ठोक रहा था। और वो जब इस चीज़ को देखता है, जैसे ही नरेश इन दोनों को देखा, उन दोनों का भी नज़र नरेश की ओर आया। जब ये देखा इस माहौल को कि एक बच्चा बैठ करके एक वहाँ पर एक लाश को चबा चबा के इस तरीके से हाथ से चबा चबा के खा रहा है और वहाँ पर एक बूढ़ा हड्डियों को उस लाश में गाड़ रहा है, वो कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं उसके बाद ध्यान दिया। उसके बाद उसको बस एक चीज़ समझ में आया कि बस वो किसी तरीके से डोर को खोलता हुआ वो बस दौड़ के भाग जाए उस घर से। और वो किसी तरीके से हिम्मत जुटाता हुआ उस घर से बिल्कुल ही साहसपूर्वक फुल एनर्जी से वो उस घर से दौड़ता है और उस घर से दौड़ करके वो निकलने का कोशिश करता है। जैसे ही वो घर को खोलता है ना, उसको दिखता है उस घर के चारों तरफ जो स्टार्टिंग में पक्षियों का लाश था वो एक्चुअली में अब उसको दिखने लगता है कि ढेर सारे आदमियों का लाश है। ढेर सारा आदमी, औरत, बूढ़ा, बच्चा, सब तरीके के लोगों का वहाँ पे लाशों का ढेर था और चारों तरफ रोने का, बिलखने का आवाज़ उसके तरफ आ रहा था। वो कुछ भी नहीं सोचता है, बस उस कच्चे सड़क को पकड़ता हुआ पूरा जान लगा करके उस कच्चे सड़क से वो दौड़ने की कोशिश करता है। वो जैसे जैसे उस सड़क से दौड़ रहा था ना, उसको लग रहा था कि उसके पैर को कोई जकड़ रहा है और उसका दौड़ने का पूरा एनर्जी लगाने के बावजूद उसमें स्पीड नहीं आ रहा है। किसी तरीके से वो जोर लगाता है और फिर उसके सामने उसको अब अंधेरा नजर आने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि वो एक अंधेरा का सर्किल में घिर गया है। चारों तरफ देखता है, बस उसको अंधेरा नजर आ रहा है, बस दौड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। वो किसी तरीके से दौड़ता हुआ, कोशिश करता हुआ वो बस दौड़ने का कोशिश करता रहता है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। अचानक नरेश गिर पड़ता है। उसके बाद उसको कुछ भी होश नहीं है। एक सरकारी अस्पताल में उसका आँख खुलता है और जब वो आँख खोला, 2-3 लोग ऐसे गमछा वगैरह सर में बांध करके वहाँ पे बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। तो नरेश उन लोग को देख के बोलता है कि मैं कहाँ हूँ। तो बताते हैं वो लोग, कल जब हम लोग रात में जब वहाँ से अपना खेती करके अपना जा रहे थे घर, खेती करने में कुछ लेट हो गया था और कुछ काम था उन लोग को, तो वहाँ से जब ये लोग क्रॉस कर रहा था तो वहाँ पर बचाओ बचाओ का आवाज़ सुनने के लिए आया। तो वहाँ देखा कि एक आदमी रोड के ऊपर किनारे पर गिरा पड़ा हुआ है, रोड से थोड़ा सा दूर पे। उसके सर से खून निकल रहा था, उसका आँख के पास पूरा काला हो चुका है और उसके बाद भी कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ बचाओ बचाओ जो वर्ड है बस वही समझ में आ रहा था और पूरा जोर जोर से वो चिल्ला रहा था। तो हम लोग किसी तरीके से आपको उठा करके लेकर के आए और यहाँ पर अस्पताल में आकर के आपको भर्ती कर दिए। तो नरेश को सब कुछ धीरे धीरे करके याद आता है कि उसके साथ रात को क्या हुआ था। अब नरेश को कुछ समझ में नहीं आता है। मालिक का फ़ोन आता है उसके पॉकेट में और नरेश वहाँ पे फ़ोन उठाता है और मालिक पूछते हैं कि कहाँ थे, गाड़ी का क्या हुआ। तो नरेश को लगता है कि बाप रे, गाड़ी मेरे से मिस अगर हो जाएगा तो मालिक तो उसको खा जाएगा।
तो वो दौड़ा निकलता है और वो किसी तरीके से पहुंचता, अच्छा वो 6 घंटे से बेहोश था, फिर किसी तरीके से अपने बॉडी को अपनी एनर्जी स्टेट में लेकर के आता है और किसी तरीके से बाहर निकल करके वो जा कर के तुरंत में वहाँ पे NH-33 के ऊपर वापस पहुँचता है। और वो गाड़ी के पास जब पहुँचता है वो देखता है उसका चाबी मिल नहीं रहा था। तो उसको याद आता है कि जब वो रात में उस घर में जब सोया था तो सोने से पहले चाबी को उसी जो खिड़की था, खिड़की के ऊपर रख दिया था। अब उसके पास बिल्कुल ताकत नहीं था कि वो वापस उस घर की ओर जा पाए, लेकिन वो बस उधर की ओर देखता है कि वो घर क्या था, क्या किस तरीके के लोग थे कि वो ये सब घटना देखा। तो उधर जब देखा ना तो वो वहाँ पर देखता है कि कुछ भी नहीं है वहाँ पर, उस डायरेक्शन में कोई घर नहीं है, दूर दूर तक उसको बस वहाँ दिख रहा है, क्योंकि अब तो रोशनी है, दिन का समय है, तो उसका दिख रहा होता है कि पूरा फील्ड है और पूरा का पूरा सिर्फ फॉरेस्ट टाइप का इलाका लग रहा है, सिर्फ पेड़ है, जंगल झाड़ टाइप का है, कोई घर उसको नज़र नहीं आ रहा होता है। वो कुछ भी नहीं सोचता है, वो बस वहीं से किसी तरीके से एक गाड़ी को पकड़ के वो अपना जमशेदपुर चला जाता है और वो गाड़ी उसके जो मालिक है किसी तरीके से टो करके अपने दूसरे ड्राइवर से वो लेकर के जाते हैं। नरेश का उसके बाद में 4 से 5 दिन तक उसका तबीयत बहुत बुरा रहा था, बहुत हाई फीवर में नरेश बिताया। नरेश के साथ जो उसके साथ ये घटना हुआ है उसको ये कभी भूल नहीं पाता है। ये उसके बाद कभी भी उस रोड पे जाने का तो छोड़ दीजिए, अब गाड़ी को हाथ लगाने से भी डरता है। तो ये किसी के साथ भी इस तरीके का घटना हो सकता है और हम लोग सोच के भी हमारे पड़े हैं कि ये कहानियाँ आखिर क्यों लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ ये घटना होता है। इसका कुछ कारण नहीं समझ में आता है। कुछ लोग को लगता है कि ये सच्ची घटना नहीं है, लेकिन जब आपके साथ इस तरीके का कुछ घटना होता है ना, तब फिर आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, अच्छी शक्तियाँ अगर इस पृथ्वी के ऊपर अगर मौजूद हैं तो कुछ बुरी शक्तियाँ भी हैं। नरेश ने जो फील किया, अगर आप भी कभी किसी तरीके का नेगेटिव एनर्जी या फिर बुरी शक्तियों से अगर आपका पाला पड़ा है तो आप मुझे अपनी रियल कहानी को भेज सकते हो मेरे इस इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर। ये रहा यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए, मुझसे बात करिए, अपने कहानी को शेयर करिए। मैं यहाँ पर लोगों के साथ आपकी कहानी को शेयर करूँगा। बाय।